तो 1 और 1-11 में सबसे पहले बात लखनऊ की वारदात की, जहां पर मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर हुई फायरिंग मामले में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने ही साले से खुद पर गोलियां चलवाई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी साले ने कबूलनामे में साजिश का खुलासा किया। साले के मुताबिक बेटे ने ही पूरी साजिश रची थी। पुलिस कमिश्नर ने और क्या कहा, इस पर सुनिए। भी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है, ये किसके नाम से? लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने आज तक से खास बातचीत की और पूरे मामले का खुलासा किया। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली लगी और बहुत कुछ उसमें संदिग्ध भी था। उन्होंने गोली चलवाई। इस वक्त हमारे साथ डीके ठाकुर हैं, जो कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि क्या वजह है, क्यों सांसद के बेटे ने खुद पर अपनी गोली चलवाई है और इसमें अभी तक का क्या अपडेट? सांसद जी के बेटे ने अपने साले से गोली चलवाई। साले ने कबूलनामा कर लिया है। जिस पिस्टल से गोली चलवाई गई वो पिस्टल रिकवर हो चुकी है। क्यों चलवाई, इसके पीछे उनके साले का वर्जन ये है अभी कि वो कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे। लेकिन ये वजह कितनी सही है, कितना गलत है और क्यों वजह थी, ये हम लोग जब सांसद जी के बेटे से पूछताछ कर लेंगे तभी एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। क्या कोई पर्सनल समस्या, क्योंकि ये बात की उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से शादी की थी, परिवार से अलग रह रहे थे, क्या ये वजह है या कोई और वजह है? वजह कुछ भी हो सकता है। क्यों उन्होंने ऐसे कदम उठाए, इस ऐसे कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुए, ये उनसे पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। सर, गोली चलवाई, लेकिन गोली ऐसे जगह लगी जो छू करके मात्र निकली, बहुत कम जख्म है और तुरंत उन्हें अस्पताल से वापस भेज दिया गया। तो आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है? आप लोग इसको किस तरीके से देखें? आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे, यदि हम स्वयं अपने पर गोली चलवाएंगे तो अपनी सुरक्षा तो सुनिश्चित करेंगे ही, और हम चाहेंगे कि हमें कम से कम हार्म पहुंचे, कम से कम इंजरी पहुंचे। इसी के मद्देनजर उन्होंने ऐसी गोली चलवाई जिससे कि वो कम इंजर्ड हो पाए और जल्दी से अस्पताल से डिस्चार्ज होगा। और अब से कुछ देर पहले इस वारदात पर सांसद कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, मेरे साथ खास बातचीत में सुनिए। लखनऊ गोलीकांड मामले में इस वक्त सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सुबह भी आपसे बातचीत हो रही थी, तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में कोई बदलाव? क्या लगता है आपको, इस तरह की वारदात क्यों हुई है? नहीं, अब ये वारदात कैसे हुई, क्या हुई, अब ये तो वो आयुष और उसका साला ही पूरी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इस घटना के बारे में क्यों वारदात हुई मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में 2:03 पे आयुष का फ़ोन आया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और फिर पुलिस का फ़ोन आया कि हम ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ मिला आयुष से भी, और मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि मैंने पहचाना नहीं किसी को, किसने मारा। उसने जो बयान दिया मुझसे यही बयान दिया, पुलिस के सामने भी उसने यही बयान दिया था। अब जो उनके चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा कि उनका साला बयान दे रहा है कि आयुष ने ही गोली हमारे ऊपर चलवाई, हमसे चलवाई है। तो अगर आयुष ने उनसे कहा था कि गोली चलाओ, तो कम से कम उनको एक सोचना चाहिए था कि हम अगर गोली चलाएंगे इस पे तो इसकी मौत भी हो सकती है। तो कम से कम इस संबंध में हम लोगों से एक बार उसको बताना चाहिए था
कि आपका बेटा इस तरीके से हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसके साले ने भी इस तरह का कोई जिक्र हम लोगों को उससे नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी को सीज फायर समझौता हुआ। आज तक ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा कर सीज फायर के लिए राजी हुए पाकिस्तान के इरादों का रियलिटी चेक किया। हम आपको दिखाते हैं जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से सहयोगी श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी आज तक कमी नहीं आई है अलर्टनेस में और न कभी कमी होगी और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2003 में सीज फायर समझौते के बाद 2020 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर के समझौते का पालन करने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान के इस वादे का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस समय हम सांबा सेक्टर में मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग है और अगर आप उस तरफ देखें तो ये जीरो लाइन, जिसके ठीक पीछे पाकिस्तान की पोस्ट है। हम इस समय एक आड़ में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पाकिस्तान के गलत हरकतों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जो कोरोना के समय में जो पूरा एक साल बीता है और जो सीज फायर वायलेशंस की अधिकतर घटनाएं हुई हैं उसमें सांबा सेक्टर बहुत प्रमुख था। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है और दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है कि सीज फायर का जो समझौता 2003 का था उसे बिना किसी शर्त के वापस बरकरार रखा जाएगा, तो यहां पर किसी भी तरीके से अलर्टनेस में कमी हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि भले ही समझौता एक तरफ हो लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान का जो इतिहास है वो भी है। इसीलिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पूरे इलाके में अपनी चौकसी बनाए हुए हैं। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 फरवरी की रात से साल 2003 के सीज फायर समझौते को नए सिरे से लागू किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की तरफ से सभी सेक्टर्स में संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी है। लेकिन पाकिस्तानी फौज का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आईबॉल टू आईबॉल पोस्ट जो कहते हैं, बिल्कुल, यानी कि दुश्मन जो है वो ठीक आपके सामने है और उन मोर्चों पर 24 घंटे आप लोग यहाँ पर बाय रोटेशन तैनाती रखते हैं। जी सर, जी। मतलब चाहे कोई मौसम हो, कैसा भी हो, कितनी भी शेलिंग चल रही हो, ये तैनाती आपकी यहाँ पर रहती है, यही बसेरा और यही ड्यूटी। मैम 24 आवर्स हमारे जवान यहाँ रहते हैं। मैं यहाँ कमांडर, तो देश की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है हमें बखूबी निभा रहे हैं। उसे यहाँ पर अपनी जान तान जो भी निछावर करने पड़ा देश की सेवा के लिए हम वो करेंगे। बात सिर्फ सीज फायर तोड़ने की नहीं है। पाकिस्तानी फौज भारत को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहती है। फिर चाहे ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में आतंकियों के लिए हथियारों की सप्लाई का प्रयास हो या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश। पिछले 6 महीनों में ही सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंगों का पता लगाया जा चुका है, जिसके जरिए पाकिस्तानी फौज भारत में आतंकवादियों की सप्लाई की कोशिश कर रही थी। हम टनल में काफी आगे के हिस्से में हैं। इसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसे कार्व किया हो। इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी, क्योंकि बाकायदा लगभग अगर आप इस हिस्से में भी देखें तो लगभग 2.5 फुट का ये खुला हिस्सा है, जिसमें मैं अपने इस तरीके से बैठकर और आगे बढ़ सकती हूं। जहां पर सकरे हिस्से भी हैं वहां पर आप कोहनी के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने की बात यह कि इस तरह का जो सुरंग है, इस तरह की जो सुरंग है, उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है। बिना पाकिस्तानी सेना के नॉलेज के, उनकी जानकारी के, इसे इस तरीके से खोद पाना संभव ही नहीं है। अलग अलग अब पूरा पीछे जहां से मैं होते हुए आई हूं अभी, वो पूरा हिस्सा आप देख लीजिए कि चलने के लिए आपके लिए मुमकिन है। कुछ देर आप बैठ के सुस्ता भी सकते हैं। अगर पूरी इसकी लंबाई देख लें तो लगभग 150 मीटर, जिसमें से पाकिस्तान की सीमा में मुश्किल से 40 मीटर का हिस्सा, 30 से 40 मीटर का हिस्सा, यानी उनके जानते बूझते, उनके जो सेना है उसकी जानकारी में इस टनल को खोदा गया होगा। ये टनल
कैसा है सर? ये थोड़ा बहुत एक तरह से कहें तो विस्तृत लग रहा है कि एक एंट्री दूसरी एंट्री। जब इस एरिया के अंदर हम जो एंटी टनलिंग ड्राइव चला रहे थे तो एक जो है छोटा सा होल दिखाई दिया। उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के ऊपर जो है थोड़ा सा डिग करने के ऊपर देखा गया कि कुछ एक जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके, हाँ जी, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा होल है और ऐसे ही जैसे ये होल है, इसके साथ साथ जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके ऊपर जो है इसको कंसील करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान कराची मार्किंग के जो है प्लास्टिक बैग्स, उनके अंदर अर्थ फिल करके, मिट्टी फिल करके उसको ऊपर से ब्लॉक किया होता। सीज फायर समझौते को सख्ती से लागू करने के समझौते के बाद से सरहदों पर गोलाबारी नहीं हो रही, लेकिन गोलाबारी के अलावा बॉर्डर पर ऐसी और भी कई हदें हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज लांघती आई है। इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसकी हद याद दिलाने के लिए बीएसएफ तत्पर है। बातचीत के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि 2003 वाले जो सीज फायर है उसका सम्मान करें और अब नहीं हो फायरिंग यहाँ पर। क्या हमारी एटीट्यूड में, हमारे स्टांस में कोई परिवर्तन आता है इससे? देखिए, जहां तक जम्मू बॉर्डर की हम बात करते हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस में और हमारे रिस्पांस में वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। हम इस चीज का स्वागत करते हैं कि सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुआ है, लेकिन जम्मू बॉर्डर के ऊपर सिर्फ सीज फायर वायलेशंस ही नहीं हैं, दूसरे क्राइम्स भी हैं जो यहाँ पर होते हैं, जैसे इलीगल इंट्रूजन्स हैं, स्मगलिंग हैं और कुछ एक ड्रग रिलेटेड खासकर जो प्रॉब्लम्स हैं। तो हमको उन सब चीजों को लेके सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाए हैं कि पाकिस्तान को नानी के साथ साथ सीज फायर समझौते की शर्तें भी याद आ गई, लेकिन वो ये सबक और शर्तें कब भूल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के ये जवान पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर गड़ाए तैनात हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर सीज फायर वायलेशन किया जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आतंकियों को सीमा में प्रवेश करना है, उसके बहुत गलत मंसूबे हो सकते हैं। जैसे जिस इलाके में हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर विकास का कुछ कार्य हो रहा है, जिसकी अगर हल्की सी भी आहट पाकिस्तान को लगती है तो लगातार उस तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो शुरू हुई। ये एक ऐसी बीओपी है जिसकी लोकेशन तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप दीवारों पर देखें तो आपको उस पूरे निशान आप देख सकते हैं, वो पूरे शेलिंग के निशान आप देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो दर्ज है इस शेलिंग के हिसाब से। लेकिन जब से बातचीत हुई है डीजीएमओ स्तर की और उसके बाद ये तय हुआ है कि नहीं होगा सीज फायर वायलेशन किसी तरह का, उस समय से कम थोड़ी सी शांति इन इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद सतर्कता हमारे बीएसएफ की, हमारे तमाम सुरक्षा बलों की पूरी रहती है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, जम्मू आज तक। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के चुनाव में 7 मार्च से उबाल आने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मेगा चुनावी अभियान 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने वाले हैं। शुरुआत कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ब्रिगेड ग्राउंड से हो रही है, लेकिन जल्द ही बंगाल की चुनावी फिजा में पीएम मोदी छाने वाले हैं। भारत माता की वंदे 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 वंदे। आपने बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को आग उगलते देखा। आज यहाँ पर गरीबी है, आज यहाँ पर बदहाली है, आज यहाँ पर अराजकता है। आपने अमित शाह के ताबड़तोड़ जुबानी हमले देखे। बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मोदी 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 मोदी। और अब बंगाल की जंग में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री हो रही है।
भारत माता के स्वागत भाषण। अब तक ममता सरकार पर दूर से हमले करते रहे पीएम मोदी सीधे सीधे मोर्चे पर उतर रहे हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी के चुनावी अभियान का आगाज हो रहा है। मोदी की पहली रैली इसी मैदान में होगी और हमला कितना तीखा होगा इसकी बानगी आप देखते रहे हैं। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। तो जिस 1-to-1 की लड़ाई का इंतजार हो रहा था उसका शंखनाद हो रहा है। 7 मार्च को पीएम की पहली रैली कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियां होनी तय है। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों पर असर को देखते हुए पीएम के कार्यक्रम तय हुए हैं। बंगाल जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है ये अब बताने की बात नहीं रही। 3 महीने से जेपी नड्डा, 2 महीने से अमित शाह बंगाल में एड़ी चोटी का दम दिखा रहे हैं। बंगाल में मोदी की 20 रैलियां, अमित शाह की 30 से ज्यादा रैलियां, जेपी नड्डा की भी 30 से ज्यादा रैलियां। ये बंगाल में बीजेपी का चुनावी प्लान है, जिनके बाद बीजेपी की बेताबी को लेकर कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बस इतना समझ लीजिए कि बंगाल चुनाव को बीजेपी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। साख और सम्मान की इस जंग में बीजेपी को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए और इसलिए 8 चरणों के इस चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियों का ताना बाना तैयार हो गया है। पीएम मोदी रैलियों के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते दिखेंगे। बिहार में 2020 में 12 रैली, दिल्ली में 2020 में 2 रैली, महाराष्ट्र 2019 में 9 रैली, झारखंड में 2019 में 9 रैली, हरियाणा में 2019 में 8 रैलियां, मध्य प्रदेश 2018 में 10 रैली, राजस्थान में 2018 में 12 रैली और छत्तीसगढ़ में 2018 में 4 रैली। जब पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना होता है तो तल्खी का आलम क्या होता है ये आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की इन तस्वीरों में देख चुके हैं। जब जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई थी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। यानी कि 1-to-1 की ये वो लड़ाई है जहां हमले सीधे सीधे होते हैं और ये तो चुनावी युद्ध है और दांव पर बंगाल है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। तो बंगाल में बीजेपी का मुद्दा है परिवर्तन। बीजेपी परिवर्तन का नारा देकर बंगाल में बदलाव लाने की बात कर रही है। परिवर्तन कहां कहां और किस तरह का होगा बंगाल की जनता को यह भी बताया जा रहा है। मालदा से योगी आदित्यनाथ ने भी ये बता दिया कि बीजेपी हिंदुत्व, मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर कितनी आक्रामक रहने वाली है। भारत माता की वंदे। यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, नवगौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लव जिहाद की। गौर से और दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि बंगाल की चुनावी पिच पर अब ऐसे बल्लेबाज की पारी शुरू हुई है जिसे सिर्फ गेंद को हिट करना आता है। खेल का मतलब गेंद को हिट करो, सीधे बल्ले से करो या आड़े तिरछे बल्ले से। तो देखिए
टीम बीजेपी के हिटमैन योगी आदित्यनाथ की चुनावी हिटिंग। मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। तो बंगाल में वोटिंग के पहले चरण के 24 दिन पहले पीएम मोदी से भी पहले बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा और ये दिखा दिया कि बंगाल के 2020 मुकाबले में बीजेपी किस किस्म की अटैकिंग बल्लेबाजी करने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली पारी में हर तरह के शॉट्स खेले, जय श्री राम से लव जिहाद तक, घुसपैठ से गौ तस्करी तक हर गेंद को हिट किया। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। योगी आदित्यनाथ की ये रैली मालदा में थी। मालदा में 51% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 48% है। जबकि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70% हिंदू वोटर हैं। इसलिए योगी के ये हमले सिर्फ मालदा तक सीमित नहीं रहने वाले। ये जुबानी बमबारी आपको पूरे बंगाल में नजर आएगी, क्योंकि शायद बीजेपी ने चुनावी हिसाब किताब में ये तय कर लिया है कि हिंदुओं की लामबंदी से उसे शुद्ध लाभ होने वाला है। मालदा से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दरअसल इस बार एक बड़ा फैक्टर फुरफुरा शरीफ को बताया जा रहा है। मुस्लिम वोट पर अच्छा खासा दबदबा रखने वाले फुरफुरा शरीफ को साथ मिलाने में लेफ्ट लगी हुई है, तो टीएमसी भी आगे है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं में भतीजा लेफ्ट के साथ जाने की बात कर रहा है, तो चाचा टीएमसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर उनका सोच है कॉमन तो बस उनके सोच को उसके पास रहने दीजिए। जोट करना है या नहीं करना है सब तो उनकी मर्जी की बात है। मगर मेरा मानना है, अगर कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, एक कोई कम्युनल पार्टी अगर कहें, तो सबसे बड़ा बात है निर्वाचन कमिश्नर तो हमको रोक देगा, वो तो हमको चुनाव लड़ने नहीं देगा। तो वो दिखाई दे, अगर हम कम्युनल है तो उसके लिए निर्वाचन कमिश्नर हमको रोक देंगे। लोग कैसे पसंद करता है, हाँ, यहाँ का आदमी चुनाव में देखा दीजिएगा दे। और फुरफुरा शरीफ का जो कॉमरेड जो अब्बास फुरफुरा शरीफ के जो कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी जो है, वो ऐसी तरह वो अब्बास नहीं, वो असाउद्दीन है, अब्बास है, जो जितना आदमी आएगा, लेकिन सांप्रदायिक शक्ति को जगह नहीं मिलेगा। वो जो एजेंट बनेगा उसके भी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर आता है। इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, बेकार के लिए हम चाहते हैं वोट का बंटवारा न हो, इसीलिए जो सीट का समझौता हुआ है उसमें हम राजी हैं। जो हमारे जो चेयरमैन है नौशाद सिद्दीकी, उसके ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं, वो भी बात चल रहा है। देखिए, वो बात चल रहा है, जब बात खत्म हो जाएगा उसके बारे में तब बोल पाएंगे। इसीलिए
ये पश्चिम बंगाल जो है ना, यहाँ का आदमी जो है संप्रीति को पसंद करता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहता है। यहाँ सांप्रदायिक शक्ति के कोई जगह नहीं है, एवं सांप्रदायिक शक्ति का जो एजेंट बन गया, जो लोग जो बनेगा, उसका भी कोई जगह नहीं है। चाचा से तो हम सीखा है, बड़ों से ही तो सीखता है। चाचा नहीं तो बाम को हटा के टीएमसी को लाए हैं। बाबा चाचा खुद कह रहे हैं हम टीएमसी के साथ है, तो चाचा भी तो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का हम लड़का है, चाचा से हम सीखे हैं, इसीलिए हम भी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पार्टी है ISF। अब कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ है वो फुरफुरा शरीफ के जो पीर साहब है, पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उसका ऊपर मिलता इल्जाम लगाया। वो आदमी को बोलता है पीर अबू बकर सिद्दीकी, वो वोट में खड़ा 44 प्रार्थी दिया। कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी मिथ्या इल्जाम लगाया पीर अबू बकर सिद्दीकी के ऊपर। पश्चिम बंगाल में दल बदलने का सिलसिला चल रहा है। आए दिन टूट होती जा रही है और नेता एक दल से बिखरकर दूसरे दल की बगिया में नजर आ रहे हैं। सबसे ताजा मामला आसनसोल के पूर्व मेयर और तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी का है। जितेंद्र तिवारी टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी मां बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में, महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मिलिए जितेंद्र तिवारी से। बंगाल चुनाव में दल बदलू परिवार के नए पुरोधा हैं तिवारी जी। यूं तो आपने एक से बढ़कर एक दल बदलू देखे होंगे, लेकिन तिवारी जी का मामला अद्भुत है। सोमवार सूर्यास्त तक उनकी जुबान ममता बनर्जी की वंदना करती रही, लेकिन अंधेरा छटा पौ फटा, सूर्योदय हुआ और तिवारी जी कमलधारी अवतार में बीजेपी में नजर आए। बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मुझे भी अपना सदस्य बनाया। दल बदलने की कला में जितेंद्र तिवारी कमाल कर गए। ऐसे पलटी मारी किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। आज तक के कार्यक्रम में वो टीएमसी के प्रवक्ता बनकर आते रहे और दीदी भक्ति का दमदार प्रदर्शन करते रहे। आपको बंगाल के बारे में आप बाहर के लोग, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी मां बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में, महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। बाहर के लोग, आपको बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। आपको बंगाल के बारे में आप बाहर के लोग, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं। इसलिए हम आपको बाहर देंगे। आप सीधे बताइए ना, आप उस कंपनी का पता बताइए जहां से हम खरीदे। आप उस कंपनी का बाहर के हो गया। आप उस कंपनी का पता बताइए। बांग्लादेश की याद रखना, हिम्मत मत करना। अब आप ही बताइए कि जो शख्स ताल ठोक कर टीएमसी के पक्ष में बोलता रहा हो, उसकी निष्ठा, उसका अनुशासन, नीति नियत यूं रसातल में चला जाएगा, इस पर यकीन हो भी तो कैसे। हालांकि तिवारी जी को ही क्या कहना, बंगाल में तो आया राम गया राम की पूरी टोली ही मौजूद है। जरा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वालों की सूची पर गौर कीजिए। 3 मंत्री का इस्तीफा, 4 सांसद ने इस्तीफा दिया और 20 विधायक का इस्तीफा। जिस तरह थोक के भाव में नेता दल बदल रहे हैं, उसे देखकर अब ये मान लेना चाहिए कि राजनीति में आस्था अब बीते जमाने की बात बन जाने वाली है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।